Dear students, I am Dr. Rahul Kumar Mishra, Department of Economics from Khwaja Muhyiddin Chishti Language University. And today's topic is economics as a science or an art? This is very basic topic related to microeconomics, and we will start here for this discussion. So let's start. देखिए, इकोनॉमिक्स एज ए साइंस और एन आर्ट किस तरीके से इसको एसेस करें एंड मेज़र करें, ये ऑलमोस्ट सभी ही एलिमेंट्री इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रेफरेंस में, वो चाहे शॉर्ट नोट्स में हो चाहे लॉन्ग टाइम डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे हो। तो आपको क्लैरिफाई करना होता है इकोनॉमिक्स साइंस है और या वो आर्ट है। तो अगर कोई चीज़ इफ़ इकोनॉमिक्स इज़ साइंस, तो वहाँ पे साइंस के लिए कुछ मेजर्स होंगे जो ये क्लैरिफाई करेंगे कि आखिर इकोनॉमिक्स या कोई भी सब्जेक्ट वो साइंस है, तो कुछ एक ऐसे मेजरमेंट्स होंगे जो उसको प्रॉपरली वो फिलअप कर पाए, प्रॉपरली उस मेजर के अकॉर्डिंग टू हो पाए। तो वी डिसाइड हियर सम मेजरमेंट, सो दैट्स वाई 5 मेजरमेंट यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस के लिए। तो वो मेजर्स क्या हैं उसको मैं वन बाय वन बोलूँगा और आपको पहले एक बार बोलने के बाद उसको डिस्क्राइब करता हूँ। तो यहाँ पे देयर आर 5 मेजर्स फॉर एसेस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। फर्स्ट इज सिस्टमेटाइज स्टडी ऑफ नॉलेज। फर्स्ट इज सिस्टमेटाइज स्टडी ऑफ नॉलेज। सेकेंड इज relation between cause and effect, relationship between cause and effect. Third one is mathematical tool to be used. Fourth is laboratory, and last one is universality. These are 5 measurement for assess कि economics science है इधर art। तो start करते हैं। फर्स्ट वन हेडिंग हम लोग उठाते हैं, फर्स्ट पॉइंट उठाते हैं, सिस्टमेटाइज स्टडी ऑफ नॉलेज। तो व्हाट इज सिस्टमेटाइज स्टडी? अगर कोई स्टडी सिस्टमेटाइज है तो कैसे उसको हम माने कि वो सिस्टमेटाइज है? आप कैसे इस चीज़ को शो कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि सच टाइप ऑफ स्टडी सिस्टमेटाइज और नॉन सिस्टमेटाइज? फॉर एग्जाम्पल, एज ए इलस्ट्रेशन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि अगर कोई स्टडी की ब्रांच सिस्टमेटाइज है तो कैसे? जैसे जब आप जब एलिमेंट्री में जाते हैं, आप बोलना स्टार्ट करते हैं, आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो मैथ्स को अगर पकड़ लें, मैथ्स को ले लेते हैं एज ए सब्जेक्ट बेसिस पे, तो आप मैथ का इनिशियल पढ़ते हैं ना, पहले प्लस माइनस, है ना? क्या करते हैं आप? प्लस को कैसे करना है, माइनस को कैसे करना है, फिर देन a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर बढ़ते चले जाते हैं इस क्रम में आप आगे। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में भी आप गौर करें। आप पहले, मैं आप कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, मैंने इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया कि इकोनॉमिक्स एज ए डेफिनेशन बेसिस पे इकोनॉमिक्स को कहाँ पे रखते हैं और कैसे इसको डिफाइन करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स साइंस है और आर्ट है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि नॉर्मेटिव है कि पॉजिटिव है। तो ये एक सिस्टमेटाइज स्टडी है। किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप उसकी ABCDEFG पढ़ते हैं और देन तब लास्ट में ही आप उसको XYZ पे जाते हैं। अगर मैं आपको पहले XYZ पढ़ा दूं और फिर ABCD पढ़ाऊं, दैट इज नॉट अ सिस्टमेटाइज्ड स्टडी। दैट्स व्हाई आप गौर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में मैं भी यहाँ पे ही कर रहा हूँ, और आप जब बुक उठा के पढ़ेंगे, रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक, तो पहले उस टॉपिक को क्लैरिफाई किया जाता है वन बाय वन इनिशियल लेवल पे कि इकोनॉमिक्स है क्या, क्या इसकी डेफिनेशंस है, क्या ओल्ड डेफिनेशंस, क्लासिकल डेफिनेशंस और मॉडर्न डेफिनेशंस क्या है इसकी, क्या इसके क्राइटेरिया, नेचर स्कोप्स क्या है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इस तरीके से आपको सिस्टमेटाइज स्टडी करते हुए फिर मॉडर्न्स, थेरीज और अदर चीज़ों में हम लोग जाते हैं। तो क्या अब फर्स्ट जो इसका पॉइंट है उसमें टिक लगाया जा सकता है कि इकोनॉमिक्स में सिस्टमेटाइज स्टडी की जाती है। अगर कोई स्टडी सिस्टमेटाइज है तो ये कहा जा सकता है कि उसमें साइंस का एक मेजर कंप्लीट किया। तो हम लोग यहाँ पे इसको सिस्टमेटाइज स्टडी के लिए टिक कर देते हैं, मान लेते हैं, जो कि आपने अभी सुना कि कैसे इसको क्लियर करते हैं। और इसके बाद सेकंड
रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। देखिए जब भी आप मैथ करते हैं, क्योंकि मैथ ही जनरली मैथ को प्योरली साइंस माना जाता है, तो इसलिए इसका बार बार जिक्र यहाँ पे ज़रूर हो जाता है। आप जब मैथ को स्टडी करते हैं, आपने किया होगा इसके पहले, चूँकि आप ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, तो गौर किया होगा आपने, कई बार ऐसा होता था, ट्रिग्नोमेट्री होती थी आपकी, कोऑर्डिनेट कैलकुलस, तमाम आपने इकोनॉमिक्स वो पढ़े होंगे मैथ्स, तो उसमें गौर किया होगा कि आप वन साइड को उठाते थे LHS और लास्ट में लिखते थे इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस बात का मतलब ये होता था कि LHS के बराबर आप RHS को इज दैट प्रूफ करते थे आप, ठीक। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, कि कारण और परिणाम में क्या संबंध है, संबंध होना चाहिए। अगर कारण परिणाम में संबंध नहीं है तो वो साइंटिफिक स्टडी नहीं मानी जा सकती है, उसको साइंस में हम नहीं रख सकते। तो फिर इस मेजरमेंट को हम लोग इकोनॉमिक्स में एसेस करते हैं कि क्या ये कॉज एंड इफेक्ट में रिलेशन रखता है हमारे यहाँ। तो इसके लिए एक बेसिक हमारे पास एक लॉ है जिसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ बहुत ही लिमिटेड ऑडिशन में। क्या है वो, जैसे रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, इसे कहते हैं डिमांड लॉ। क्या बोलते हैं डिमांड लॉ, है क्या कि जब प्राइसेस अप होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस, किसी भी वस्तु, प्रोडक्ट, कमोडिटी के प्राइसेस अप होते हैं, बढ़ते हैं, तो एट दैट टाइम उसकी डिमांड क्या होती है, घट जाती है। और जब प्राइसेस डाउन होते हैं तो डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। इट्स अ बेसिक लॉ। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों में रिलेशन हो रहा है, एक का इफेक्ट दूसरे पे आ रहा है और दूसरे का इफेक्ट पहले पे भी आ सकता है। अगर इसको देखें, डिमांड बहुत तेजी से इंक्रीज कर जाएगी तो फिर प्राइसेस भी अप हो जाएंगे। तो एक तरफ से दोनों के बीच में आपका इनवर्स रिलेशन है, जिसे कहते हैं अपोजिट रिलेशन। जब प्राइस अप होते हैं तो डिमांड डाउन होती है, डिमांड डिक्रीज करती है, डिमिनिशेस होता है डिमांड में, और जब प्राइस आपके डिमिनिशेस करते हैं तो डिमांड इंक्रीज करती है। दैट्स अ बिट्स लॉ। और ये शो करता है कि दोनों के बीच में जो रिलेशन है कॉज एंड इफेक्ट, ठीक। कॉज क्या है, कॉज क्या है, आपके प्राइसेस का अप डाउन होना, फ्लैक्चुएट होना, और उसका इफेक्ट क्या है कि डिमांड का भी अकॉर्डिंग टू फ्लैक्चुएट होना, बट इनवर्स, अपोजिट, ठीक। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स दूसरे वाले को भी हम लोग, दूसरा पॉइंट जो हमारा था रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, को हम लोग मेजर में टिक कर देते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशन पाए जाते हैं थियरीज में, इसलिए एज अ साइंस सेकंड वाले पॉइंट को भी टिक कर देते हैं। देन थर्ड पॉइंट स्टार्ट होता है हम लोग का मैथमेटिकल टूल टू यूज, कि क्या हम इकोनॉमिक्स में मैथमेटिकल टूल का यूज करते हैं, मैथ्स को लगाते हैं। अगर ये टूल लगाते हैं, अगर मैथ्स यूज करते हैं, तो फिर इसको साइंस के लिए तीसरे मेजरमेंट को फुलफिलमेंट माना जाएगा। तो क्या आप समझते हैं ऐसा कुछ है हमारे पास जो हम लोग ये मेजरमेंट को फुलफिल कर पाएँ? तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास बहुत से ऐसे ऑल्टरनेट्स हैं। आप जानते हैं इकोनॉमिक्स की आगे जब स्टडी करेंगे आप पीजी लेवल पे, तो उसका पूरा का पूरा एक ब्रांच है, इकोनोमेट्रिक्स है, क्वांटिटेटिव मेथड्स है, स्टैटिस्टिक्स है, ये पूरे के पूरे प्योर मैथ है, जिसमें आप जितने भी इकोनॉमिकल, जितने भी डेटा एनालिसिस किया जाता है, इसको प्योरली मैथ के थ्रू सॉल्व करके सामने रिजल्ट को एनालाइज किया जाता है। प्योर एंड प्योर मैथ, जो कि आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु यूज की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिकल टूल्स को भी यूज करता है, इसलिए थर्ड वाले जो हमारा पॉइंट है इसको भी फुली हम लोग सेटिस्फाई मानेंगे और टिक लगाएंगे। इस तरीके से आप 3 पॉइंट को सेटिस्फाई कर चुके हैं, अब तक देख चुके हैं कि इकोनॉमिक्स में तीनों बिंदु, इकोनॉमिक्स में तीनों पॉइंट फुलफिल हो रहे हैं। अब 2 पॉइंट अगर फुलफिल हो जाएं तो हम लोग इसको एज अ साइंस फुली परफेक्ट रूप से इसको हम लोग मान लेंगे, क्योंकि जब तक कि पांचों मेजरमेंट क्लियर नहीं हो जाते हम इसको साइंस नहीं कह सकते। और अगला जो हर्डल है हमारे सामने, अगला जो पॉइंट है वो काफ़ी टिपिकल फील होगा, क्योंकि लैबोरेटरी की बात है। लैब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जूलॉजी, तमाम सब्जेक्ट्स में आप देखते हैं उनकी अपनी ओन लैब होती है, लैबोरेटरी होती है, जहाँ पे वो रिसर्च करते हैं। टेस्ट ट्यूब्स होते हैं जहाँ पे वो रिसर्च करते हैं, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, बायो हो।
तो क्या इकोनॉमिक्स में ऐसी कोई लैब है? अगर ये लैब नहीं है तो फिर मेजरमेंट इनकम्प्लीट रह जाएगा हमारा। तो आप क्या समझते हैं, इकोनॉमिक्स में ऐसी कोई मेजरमेंट है कि नहीं? अगर नहीं तो फिर कैसे इसको हम साइंस कह सकते हैं? तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसा मेजरमेंट्स भी अवेलेबल है। वो 1 कमरे 2 कमरे या एक बिल्डिंग हो सकती है वहाँ पर, लेकिन आप जो भी रिसर्च करते हैं, जो भी फाइंडिंग्स करते हैं, वो ओपन करते हैं। आपके लिए पूरी फील्ड खुली है, पूरी ग्लोब खुला हुआ है। आप कहीं पर भी इस बात को एनालाइज कर सकते हैं, डिमांड लॉ को एनालाइज कर सकते हैं, यूटिलिटी लॉ को एनालाइज कर सकते हैं, या फिर ग्रेसम्स लॉ को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि जो ये लॉ है उसका असेसमेंट एक्चुअल में है भी कि नहीं, एक्चुअल में है भी कि नहीं। इस तरीके से आप गौर करें तो ये जो आपका 4th वन लैबोरेटरी है, ये भी हमारा सब्जेक्ट फुलफिल करता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिए लैब पूरी की पूरी ये ओपन मार्केट है, आप मार्केट में स्टडी कर सकते हैं पूरा। चूंकि इकोनॉमिक्स एक लाइफ साइंस की तरीके से है, जीवित विषय है जो चलता रहता है, मूवेबल है, रुकता नहीं है, चेंजेस आते रहते हैं बहुत तेजी के साथ में। यहाँ पर लास्ट वन एक हमारे सामने मेजरमेंट बचा हुआ है, उसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं हम लोग, और वो है यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? व्हाट इज यूनिवर्सैलिटी? यूनिवर्सैलिटी का मतलब है सार्वभौमिकता। मतलब ऐसे लॉज जो यहां पर भी लागू हो और ग्लोब के किसी अन्य कोने में भी, जैसे कि यहां भी हो, अमेरिका में भी हो, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और अदर कंट्रीज में भी, वो एज इट फॉलो हो बगैर किसी भी टर्म एंड कंडीशन के। दैट इज यूनिवर्सैलिटी। जैसे न्यूटन्स लॉ है ना, आपने सुना होगा ना कि नीचे गिरता है कोई भी चीज, क्योंकि 9.8 का न्यूटन फोर्स उस पर लगता है, इसलिए कोई भी चीज आप ऊपर फेंकेंगे वो नीचे ड्रॉप होगी। आप यहां पर भी देख सकते हैं और फिर ग्लोब के किसी कोने में भी इसको चेक कर सकते हैं। दैट इज यूनिवर्सैलिटी। तो क्या हमारे यहाँ कोई ऐसे लॉज हैं, कुछ है जिससे कि हम ये कह पाए कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसमें यूनिवर्सैलिटी के भी पूरे के पूरी मेरिट्स पाई जाती है? तो स्टूडेंट्स डोंट वरी, यहाँ पर भी कई ऐसी थेरीज हैं जो फुली यूनिवर्सल हैं, जैसे कि डिमांड लॉ, जैसे कि यूटिलिटी लॉ, जैसे कि ग्रेसम्स लॉ। ग्रेसम्स लॉ में यहाँ छोटी सी बहुत समराइज पैटर्न पे गौर करना आपको दिलाना चाहूँगा। क्या है ग्रेसम्स लॉ? ग्रेसम्स ब्रिटेन से रिलेटेड इकोनॉमिस्ट। लॉ क्या है कि कम शब्दों में कि ओल्ड करेंसी न्यू करेंसी को चलन से बाहर कर देती है। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात, अगर मैं एक छोटा सा एक इसका कॉमन एग्जाम्पल देना चाहूँ, बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाके, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक और डेफिनेशन वे में ना जाके देना चाहूँ, तो कैसे है आप खुद गौर कर लेंगे। जैसे आपके पॉकेट में कुछ करेंसीज पड़ी हुई हैं, कुछ नए नोट्स हैं, कुछ पुराने नोट्स हैं, तो आप और ओवरऑल जब भी इस चीज़ को गौर करेंगे, आप कहीं पे पेमेंट करेंगे तो ऑलवेज ही आप पुराने नोट को पहले फेंकेंगे, देंगे और नए नोट को सिक्योर कर लेंगे। तो कर क्या रहे हैं आप नए नोट को आप चलन से बाहर कर रहे हैं, मतलब करंट उस यूज से बाहर कर रहे हैं, पुराने को चला रहे हैं। दैट इज ग्रेसम्स लॉ, कम शब्दों में। तो ये लॉ हमारे यूनिवर्सल हैं और सभी जगह पाए जाते हैं। और स्टूडेंट्स जल्दी के साथ में एक असेसमेंट जो इसमें रह गया, इस तरीके से आप जान गए कि ये पांचों मेजरमेंट इकोनॉमी फुलफिल करती है। तो अब इसको हम लोग एज ए साइंस मान लेते हैं, इसको साइंस की संज्ञा दे सकते हैं, विज्ञान मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका सिस्टमेटाइज स्टडी भी है, इसमें रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट भी है, इसमें आपका मैथमेटिकल टूल भी यूज किए जाते हैं, और इसमें लैब भी होती है, लेबोरेटरी भी होती है, और लास्ट वन इसमें यूनिवर्सलिटी भी पाई जाती है। अब इसको एज ए आर्ट भी हम लोग फोकस करना चाहेंगे, बहुत जल्दी के साथ में, बहुत डीप में ना जाते हुए। आर्ट, व्हाट इज एन आर्ट? आर्ट है क्या? आप आर्ट को क्या समझते हैं? पेंटिंग करना आर्ट है? डांस करना आर्ट है? क्या आपको लगता है पेंट बनाते तो आर्ट है? रियलिटी में आर्ट ना तो पेंट करना ही है ना म्यूजिक ही है। रियलिटी में अपनी बात को हाउ कैन यू एक्सप्रेस, कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपनी बात, कैसे आप ये बात प्रेजेंट करते हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं, कैसे इस चीज को एक्सप्रेस करेंगे आप? तो आर्ट क्या है? पैटर्न ऑफ एक्सप्रेशन। कैसे? पेंटिंग बनाना आर्ट नहीं है, आप अपनी पेंटिंग से किसी बात को बताना चाहते हैं, दैट इज आर्ट। आप डांस करना आर्ट नहीं। जब भी डांस देखिए आप करते हैं, आप देखा होगा डांस को, तो डांस में वो किसी थीम पे डांस करते हैं, वो थीम को क्लियर करना चाहते हैं बाय डांस, दैट इज आर्ट। तो आर्ट क्या है? किसी भी चीज को कितनी सजीवता, कितनी सुंदरता के साथ प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करने वर्ड को हम लोग वहां पर मार्क कर लेते हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन। आर्ट को एज ए वर्ड हम लोग शो कर सकते हैं एज ए प्रेजेंटेशन।
कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन, दैट इज आर्ट। मैं बोल रहा हूं अपनी बातों को, इस विषय को यहां पे रख रहा हूं कितनी सजीवता के साथ, दैट इज आर्ट, प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी थ्योरीज हैं, कैसे थ्योरीज आती हैं, मॉडल्स कैसे आते हैं, पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका क्लियर किया जाता है कि क्या वो कहाँ से आया, किसी पे अमेंडमेंट है, किस इकोनॉमिस्ट ने उसको दिया है। आफ्टर दैट फिर उसकी एजम्पशंस होती हैं, फिर उसकी वन बाय वन क्लेरिफिकेशंस होती हैं, फिर कंक्लूजन्स, मतलब फिर उसके बाद में कंक्लूजन्स एंड क्रिटिसिज्म भी आता है वहाँ पर। तो किसी भी चीज़ को कितने अच्छे ढंग से प्रदर्शित करना आर्ट है। और आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में बिल्कुल सिस्टमेटाइज ढंग से आर्टिस्टिक वे में चीज़ को वन बाय वन करके क्लियर किया गया है। तो इकोनॉमिक्स बोथ है एज अ साइंस और एज एन आर्ट, इसलिए आर्ट भी मान सकते हैं और साइंस के भी इसमें पूरी की पूरी खूबियां हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में इसको नॉर्मेटिव और पॉजिटिव के रूप में हम इसको यहाँ पे रखेंगे और तब एक लेक्चर पे डिस्कशन होगा। थैंक्स अ लॉट।